वेलकम है आपका पुनः मैथमेटिक्स इस क्लास में। आज हम लोग फिर से वेक्टर को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं चैप्टर को। तो इसमें इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वेक्टर के बारे में पूरा बताया कि वेक्टर होता क्या है, और उसमें हम लोगों ने ये जाना कि डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो आज हम लोग वेक्टर के काइंड्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टरों के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर का प्रकार कौन कौन सा है ये देखिए। नंबर 1 जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का मतलब जिस पे वेक्टर लगाओ यहाँ पे जीरो हो। ठीक है, देखिए जीरो वेक्टर का परिमाण क्या होता है, जीरो होता है। तो लिख लीजिए आप इसको, शून्य सदिश का परिमाण क्या होगा, शून्य सदिश का परिमाण क्या होगा, जीरो होगा। याद रखिएगा, शून्य सदिश का जो परिमाण होगा, यानी परिमाण कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों तरफ लाइनें खींच के इस तरह करके इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर, इसका जीरो आना चाहिए। तो शून्य सदिश का परिमाण क्या होगा, जीरो होगा। और शून्य सदिश की जो दिशा होगी, हालांकि वेक्टर को तो जान ही रहे हो कि हाँ उसमें डायरेक्शन की नीड होती है अमाउंट के साथ, लेकिन शून्य सदिश की जो दिशा होती है, शून्य सदिश की दिशा अनडिफाइंड है, यहाँ पर अपरिभाषित है, अपरिभाषित। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन। अब सुनिए, परिमाण क्या होता है हम लोग जान ही चुके हैं। अगर कोई वेक्टर ए ऐसे लिखा हो 2i + 3j + 4k, इसका आपको निकालना हो परिमाण। क्या निकालना हो, परिमाण। तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगा के i के बगल में जो है नंबर इसका वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे विद साइन। अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखते, लेकिन स्क्वायर करने पे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 9 और ये कितना बन जाएगा 16। तो 16 9 25 29। ठीक है, स्क्वायर रूट में 29, ये इसका परिमाण है। वेक्टर ए का परिमाण ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन वेक्टर जो शून्य सदिश होता है, जीरो वेक्टर होता है, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर मैंने जीरो को दिखाना चाहा तो यहाँ जीरो होगा, लेकिन इसके ऊपर भी एक वेक्टर लगा रहेगा ऐसे। ठीक है, जीरो के ऊपर क्या लगा देंगे, एक वेक्टर है तो पता लगेगा तो वेक्टर ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, यहाँ तो ठीक है क्योंकि हमने इसका परिमाण लिख लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलत है, तो इस तरह लिख लेते हैं हम लोग। और ज़रा इसको और स्पेशल कर देते हैं, तो पता है 3D के हिसाब से i j के में अगर हम लोगे तो 0i मानेंगे, 0j हो जाएगा, 0k हो जाएगा। ये शून्य सदिश है। जो एकदम दीवार का जो कॉर्नर दिख रहा है एकदम वहीं पर है, ये एकदम इसकी पोजीशन यहाँ पे एक भी कदम ना एक्सिस पे चले हैं, ना वाई पर ना जेड पर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी बदला नहीं है। तो इसको बोलेंगे शून्य सदिश। इसका परिमाण कितना होगा, जीरो होगा। 0i + 0j + 0k हमेशा इसी से तुलना करेंगे जब कभी इक्वेटिंग करना हुआ तो ये शून्य सदिश होता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। शून्य सदिश के बाद में क्या है हमारे पास, सह आदिम सदिश। नाम बहुत ही टफ लग रहा है हिंदी में, लेकिन को इनिशियल वेक्टर। को माने साथ साथ, इनिशियल माने शुरुआत करे। ऐसे वेक्टर जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट के क्या हो, एक ही हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सह आदिम सदिश बोलते हैं। तो सह आदिम सदिश में क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इनिशियल पॉइंट वही हो, जैसे यहाँ पर ए बी, ए से ही दूसरा निकले सी, ए से तीसरा निकले डी। तो इस तरह से ये जो वेक्टर हमारे पास है ए बी कॉमा बताओ ए सी कॉमा ए डी, ये सब क्या है, ये सब है को इनिशियल वेक्टर है। को इनिशियल वेक्टर साथ साथ शुरू हो रहे हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, टर्मिनल इसका अलग अलग है, तो इनको बोलते हैं क्या हम लोग, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बाद में, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, बी वाला, जिसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलते थे, सह आदिम सदिश बोलते थे। अब इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिसमें 3 ही है, शून्य सदिश किसको कहते हैं, कोलिनियर किसको कहते हैं, समान किसे कहते हैं, ऋणात्मक। ये 4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर कब बदल जाएगा, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या तो परिमाण अमाउंट चेंज हो जाए। दो में से अगर कोई भी चीज़ चेंज हुआ तो पूरा वेक्टर चेंज हो जाए, या दोनों। वेक्टर कोई कब बदलता है ये ध्यान रखिएगा, या तो परिमाण अमाउंट, ठीक है, और मात्रा जिसको बोलते हैं, और दिशा, इनमें से कोई भी अगर चीज़ बदला तो जो हमारा वेक्टर है ना ये भी बदल जाएगा। चाहे परिमाण बदल जाए, चाहे परिमाण सेम हो लेकिन दिशा अगर अलग हो गई ना, डायरेक्शन अगर बदल गया, तो समझ लीजिए वेक्टर आपका चेंज हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जैसे कोई सर्कुलर
इस तरह से सर्कुलर ट्रैक पर कोई पॉइंट या कोई मोटरसाइकिल लेके इसे तेजी के साथ दौड़ा रहा है। ठीक, ध्यान दीजिए, बहुत क्या हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए इस पी पॉइंट पर हमने क्या किया, एक टेंजेंट खींचा, मतलब डायरेक्शन जानने के लिए। यहाँ पर 40 की स्पीड है, 40 किलोमीटर हर घंटे की स्पीड से मोटरसाइकिल इसके राउंड कर रहा है, इस तरह से चला रहा है, दौड़ा रहा है सर्कुलर पाथ पर। क्या होगा, इसकी स्पीड तो सेम टू सेम हर जगह रहेगी। इसकी स्पीड क्या रहेगी, हर जगह सेम टू सेम रहेगी, 40 किलोमीटर हर घंटे हर जगह स्पीड रहेगी, बहुत ध्यान देना। लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हर जगह डायरेक्शन इसकी चेंज हो जा रही है। अगर डायरेक्शन नहीं चेंज होती तो मोटरसाइकिल तो सीधी चली जाती, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसका वेक्टर चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वेग, इसको क्या बोलेंगे, वेग, स्पीड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर चाल नहीं बोलेंगे। चाल तो अदिश राशि होगी, चाल तो हमेशा चल से रहेगी, लेकिन वेग इसका यहाँ पर परिवर्तित होगा, बदल जाए, क्योंकि वेग क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में होना क्या चाहिए था कि स्पीड भी वही रहती, डायरेक्शन भी सीधे जाती, तब तो चाल के बराबर इसका भी कहानी बन जाता। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है और परिमाण इसका सेम टू सेम हर एक पॉइंट पर है, तब भी इसमें क्या परिवर्तित हो रहा है, वेग, लेकिन चाल परिवर्तित नहीं हो रही, वेग में परिवर्तन हो रहा है। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। ठीक है, तो इसीलिए सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगता था, जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात करते थे, अभिकेंद्र त्वरण की बात करते थे, जो इस पर हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो इसमें एक त्वरण इसका क्यों बना है। त्वरण बराबर क्या होता है भाई, अगर वेग में परिवर्तन होगा समय के साथ तभी तो त्वरण होगा, एक्सीलरेशन तभी तो आएगा। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन मिल रहा है। बाकी तो अगर कोई कहे कि 40 की स्पीड में एकदम सीधा लेकर कोई गाड़ी जा रहा है, तो आपको बल लगाने नहीं, एकदम 40 पे कांटा बैठाए हुए हो, सीधा चले जा रहे हो, तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है और स्पीड भी 40 की है, तो वहाँ पे उसको हम लोग स्पीड बोलेंगे, 40 की स्पीड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन यहाँ देखिए 40 की कांटा तो रखे हो 40 पर, एकदम 40 पर जा रहा, लेकिन हर बार आपको क्या मोटरसाइकिल घुमा देनी पड़े, दिशा बदलते जा रहे हो। इसीलिए यहाँ पर इस चाल को चाल ना कहकर वेग बोला गया है। और वेग क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे वेग जो है समय के हिसाब से परिवर्तित अगर हो रहा है तो समझ लेंगे कि इसमें त्वरण है। तो यहाँ त्वरण होता है, एक्सीलरेशन मान लिया था केवल डायरेक्शन की वजह से, रिजल्ट इसके अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होता तब भी इसमें त्वरण होता है। अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मल तरीके में जब तक उसकी चाल नहीं बदलेगी समय के साथ, तब तक हम एक्सीलरेशन इसका नहीं मानेंगे कि कोई चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से सीधा। तो इतना दिमाग में रखना है हमको, वेक्टर तभी बदलेगा जब दोनों चीज़ें बदलें, नहीं वेक्टर तभी बदलेगा जब इनमें से कोई एक भी बदल जाए या दोनों बदल जाए, तो वेक्टर चेंज होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, दो या दो में से कोई एक चेंज हो या दोनों चेंज हो, तभी वेक्टर चेंज होगा। तो इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट कौन सा आता है भाई, हमारा कोलिनियर वेक्टर, जिसको बोलते हैं संरेख सदिश। कौन सा, संरेख सदिश। ये क्या होता है, संरेख, एक ही रेखा के अगर समांतर हो, कोई हमने लाइन ले ली L डैश, इसी के समांतर जितने छोटे बड़े वेक्टर जो हों, जैसे मान लीजिए मैंने एक वेक्टर लिया AB, एक वेक्टर लिया BC, B यहाँ रखिए, C यहाँ रखिए, ये BC AB, डायरेक्शन भले ही इधर उधर क्यों ना हो, डायरेक्शन इधर भी हो सकती है इसकी, CD कह लीजिए, लेकिन ये निगेटिव तो हो सकता है, लेकिन ये सब कोलिनियर है। एक ही रेखा के समांतर अगर कोई वेक्टर होते हैं, एक ही लाइन के पैरेलल अगर कोई भी 2 4 6 10 वेक्टर हैं एक ही लाइन के, तो वे सब के सब वेक्टर क्या होंगे, संरेख होंगे, यानी कोलिनियर होंगे। जैसे यहाँ पे वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर CD या DC कह लीजिए, या जो भी कहिए, CD, ये सब क्या है, संरेख हैं, संरेख हैं। ठीक है, संरेख की बात हो गई है, तो वेक्टर ये संरेख है। तो संरेख कब वेक्टर माने जाएंगे, एक ही रेखा के समांतर हो। ये वेक्टर छोटे बड़े हो सकते हैं, यानी अगर वेक्टर AB है और BC के संरेख है, तो हम इसको लिख सकते हैं BC के इक्वल भी, या फिर हो सकता है BC भाई बहुत बड़ा है AB से, तो 2 गुना बड़ा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे BC, ऐसे करके। या यहाँ पर वेक्टर AB इज इक्वल टू, हम लोग अगर 2 3 कितने गुना नहीं पता ना, तो हम लोग यहाँ लैम्डा लिख देंगे, लैम्डा BC। ठीक है, और लैम्डा यहाँ शो करेगा कि कुछ ना कुछ दोनों की अमाउंट में अंतर है, अदिश में अंतर है, यानी परिमाण में अंतर है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है, तो संरेख मान लिया जाएगा। और एक होता है समांतर,
ये सब समांतर ही वेक्टर माने जाएंगे एक तरह से। दूसरा देखिए इक्वल वेक्टर, समान सदिश इसके बाद में है। समान सदिश किसे कहते हैं? समान सदिश, समान सदिश। अभी इस पर हम लोग काफ़ी सवाल करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर भाई। क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? जैसे दो वेक्टर अगर इक्वल है, जैसे मैंने कहा एक वेक्टर ए ले लिया, इसका मान है 2i + 3j, ठीक है, प्लस 4k, राइट। और दूसरा वेक्टर बी है, तो इसको भी 2i + 3j + 4k बनना होगा, बनना होगा बराबर होने के लिए, क्योंकि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, साथ साथ में परिमाण भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो समान सदिश को किसको कहेंगे? जिसके परिमाण बराबर हों, परिमाण प्लस दिशा दोनों समान हों, ठीक है, दोनों क्या हों? समान हों, याद रखना। तो ये दोनों समान होने चाहिए, परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो, तब ये वेक्टर क्या होगा? इक्वल वेक्टर माना जाएगा, नहीं तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा। जैसे कुछ एग्जांपल बढ़िया क्रिटिकल से लेते हैं तब समझ में आएगी बातें। जैसे एक वेक्टर मैंने ले लिया यहाँ पर, स्मॉल ए से ही शो करते हैं, वेक्टर ए ले लिया यहाँ पर 2i, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया 2j। ध्यान दीजिएगा, दो वेक्टर हैं, क्या ये समान है? तो हमको क्या पता लग रहा है? हम अगर हम इस वेक्टर का परिमाण निकालें, क्या निकालें? परिमाण कैसे निकालते हैं? अंडर रूट के अंदर i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के, j तो है नहीं है, k भी नहीं है, तो i से ही है, तो i के गुणांक का वर्ग करिए, 2 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। यहाँ पर परिमाण निकालिए वेक्टर b का, वेक्टर b का जब हम परिमाण निकालेंगे तो क्या आएगा? ये भी वही आएगा। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है? यहाँ तो परिमाण समान है, परिमाण क्या है? समान है, इक्वल है, अमाउंट इसका इक्वल है, ठीक है, परिमाण समान है। लेकिन क्या हो रहा है भाई? लेकिन देखिए, लेकिन जो a है ये x एक्सिस की डायरेक्शन में है, i को x एक्सिस की डायरेक्शन में ही हम लोग लेते हैं। b जो हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है वेक्टर, इसमें जो j दिखाई, अगर ये भी i होता तब तो दिशा भी समान हो जाती, परिमाण समान हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिशाएं चेंज हो गई हैं, एक x एक्सिस की तरफ है, एक y एक्सिस के अलॉन्ग है। लेकिन यहाँ क्या पता लग रहा है? डायरेक्शन सेम नहीं है, दिशा असमान है, दिशा समान नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिशा समान, डायरेक्शन सेम नहीं है। इसीलिए ये वेक्टर a नॉट इक्वल टू वेक्टर b, ठीक है, वेक्टर e वेक्टर b के बराबर नहीं माने जाएंगे, वेक्टर a वेक्टर b के बराबर नहीं माने जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग समझने के लिए। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आ जाए, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि वेक्टर a 2i है + 3j है -4k है, ठीक है, ऐसे करके, तथा दूसरा वेक्टर b ये है xi + bj, मैं a ले लेता हूँ इसको, + ck, ये दो वेक्टर दिए हैं, समान है। क्या है ये? ऐसा सवाल ने कहा कि अगर ये समान है, इफ लगा देते हैं, मैं यदि लिख देता हूँ यहाँ, यदि a = इतना तथा दूसरा वेक्टर ये क्या है? समान है, ठीक है, तो a b c के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है। कैसे ज्ञात होगा? दोनों वेक्टरों को पहले तो समान लिखो, बराबर का चिन्ह लगा दो, समान वेक्टर हो जाएंगे। ये वेक्टर ये इस वेक्टर के बराबर है, तो a का मान क्या है? 2i है + 3j है -4 का k है, इधर कितना है भाई? b वाले के नीचे b की बात रखो, ai हो गया, bj हो गया, ck हो गया, ठीक है। अब जब समान है वेक्टर तो क्या होना चाहिए? दिशा समान होनी चाहिए और साथ साथ परिमाण, ये तो हम जान रहे हैं। तो अगर इस तरह से दो वेक्टर समान हो जो 3D में इस तरह से हो, तो आपको करना क्या है? i वाला i के गुणांक के बराबर कर लीजिए, j का गुणांक इस इधर वाले वेक्टर के j के गुणांक के बराबर होगा, इधर देखिए k का जो गुणांक होगा अपने दूसरे वाले वेक्टर यानी a के वेक्टर के गुणांक के बराबर होगा। इस तरह से सबको बराबर कर दिए। तो यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है? जो i है, a है आपका, क्या बनना चाहिए यहाँ पे? अगर यहाँ पे 2 हो जाए, 2i तो इसी तरह मैच हो जाएगा, 2i अगर यहाँ पर भी हो जाए तो 2i के बराबर हो जाएगा। यहाँ b को क्या बनना पड़ेगा? 3 बनना पड़ेगा, 3, तो 3j, तो ये मैच हो जाएगा। यहाँ c को क्या बनना पड़ेगा? -4k बनना पड़ेगा, k नहीं 4।
तो ज़रा बता दीजिए, तुलना कर लीजिए, आई का आई के साथ गुणांक, जे का जे के गुणांक के साथ, के का के के गुणांक के साथ। तो मेरे पास ए बी सी के क्या क्या मान आएंगे। ए के बराबर होने के लिए ज़रूरी कि यहाँ पर कितना आए, 2 आए, और यहाँ पर कितना आए, 3 आए, यहाँ पर कितना आए, -4 आए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये अगर दो वेक्टर समान है तो इनके कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के, या सॉरी आई जे के कोफिशिएंट भी इक्वल हो जाएंगे, तब ये हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है। इस तरह के ही रहते हैं जहाँ पे हमको कोई अचर राशियों लैम्डा वगैरह के नाम मान निकालने रहते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा इस तरह से। इसके बाद में क्या हमारे पास निगेटिव वेक्टर है। क्या है, निगेटिव, ऋणात्मक सदिश। तो याद रखना, अगर कोई वेक्टर ये ए बी है, देखो यहाँ पर, तो इसी की लंबाई के बराबर खींच दीजिए और दिशा केवल बदल दीजिए। तो डायरेक्शन अगर 180 अंश पर हो गया, यानी कि पूरा घूम गया है, ये पूरी तीर घूम गई है। जैसे मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी था। ठीक, अब देखिए कोई कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये ए बी हो गया, यहाँ पर डॉट 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 करके बता रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर ए बी हो जाएगा, बी डैश ऐसे कर लीजिए, यही बी आपका घूमते हुए यहाँ आ गया। तो अभी ये हमारा ए बी यहाँ पर आ जाए, बी यहाँ पर आ गया, और पूरा कोण ऐसे घूमते हुए फिर आगे बढ़ जाए, और बी अगर 180 पूरा टर्न कर जाए यहाँ पर, तो यानी ए तो यही रह जाएगा, बी का यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये बी अगर इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या पता, जितना दूरी है उतने दूरी ये सिर्फ दिशा ही बदली है। तो हमारा जो यहाँ ए बी इस तरह से हो गया है, तो हम कहेंगे कि जो यहाँ पर ए बी है, ये इधर को कह दें बी ए, तो केवल क्या हुआ, परिमाण तो सेम टू सेम है, यानी ए बी बी ए के बराबर है, लेकिन दिशा में अगर बदलाव है तो हम लोग -AB लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं इसको, -BA, उल्टा ऐसे देखिए। यानी दरअसल A से B की दिशा जो है वो B से A की दिशा के विपरीत है, अपोजिट है। तो देखिए B से A की दिशा के क्या है, देखिए यहाँ पर B to A की दिशा के अपोजिट कौन है, A से B की डायरेक्शन। यानी कि कुल मिला के इतना रखिए कि AB अगर इधर को है तो माइनस में हम चाहें तो इसकी दिशा को बदल के लिख सकते हैं कभी भी। तो अगर हमारे पास PQ लिखा है तो हम माइनस लगा के इसको क्या लिख देंगे, QP, राइट। चिन्ह बदलिए और इसको भी यहाँ पर चेंज कर दीजिए, P को Q, Q को P कर दीजिए। तो ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये PQ और QP एक दूसरे के क्या हैं, निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक सदिश हैं। PQ का ऋणात्मक सदिश कौन है, QP। AB का ऋणात्मक सदिश कौन है, BA। तो इस तरह से हम निगेटिव वेक्टर का कांसेप्ट रखते हैं। लेकिन निगेटिव वेक्टर में केवल डायरेक्शनें चेंज होती है, वो भी एकदम अपोजिट डायरेक्शन होती है। 180 एंगल बना रहे होते हैं, ये 180 अंश का कोण एक दूसरे से बना रहते होते, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी AB हो तो हम BA लिख सकते हैं, लेकिन माइनस लगा के। PQ हो तो माइनस लगाइए और Q से P को कर दीजिए, Q पहले P बाद में कर दीजिए। ये तरीका होगा इसको रिप्रेजेंट करने का, जब भी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन दोनों अगर ऋणात्मक सदिश हैं तो इनमें दिशा का ही केवल अंतर होगा, बाकी परिमाण क्या होगा इनका, जितना AB का परिमाण होगा उतने किसका होगा, BA का परिमाण होगा। परिमाण इनके दोनों के बराबर होंगे, लेकिन दिशा समान नहीं होगी। दिशा कितने अंश का एक दूसरे कोण बनाएंगे, 100, विपरीत सदिश हो जाएंगे ये। लेकिन विपरीत न कर ऋणात्मक सदिश कहिए, क्योंकि विपरीत में तो अमाउंट भी बदल जाएगा। ठीक है, अपोजिट वेक्टर तो निगेटिव वेक्टर ये है। किसी गिवन वेक्टर का निगेटिव वेक्टर करोगे तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अमाउंट सेम टू सेम रहेगा। तो इतना काफ़ी है। इसके बाद हम लोग सीधा चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, 2 4 6 सवालों को उठाएंगे।